हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटे आज की क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हमारा क्या है, सेकंड यूनिट स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा ये जानना कि एंट्रोपी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी तो मैं आपको पता चल गई होगी अभी तक बहुत अच्छे से कि क्या होती है। ठीक है, एंट्रोपी किसी भी सिस्टम की ना डिसऑर्डरनेस होती है। तो जिस भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस होगी वो डिस्टर्ब होगा जिसके कारण कोई भी सिस्टम, तो उसे बोलेंगे एंट्रोपी। ये क्या होती है, किसी भी सिस्टम की डिसऑर्डरनेस। ठीक है, और इसी टॉपिक को एक क्या बोल देते हैं, बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। यहाँ पे एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन के बीच में, बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होता है उसके बीच में एक रिलेशन आएगा। ठीक है, उन्हें बोलेंगे बोल्ट्जमैन एंट्रोपी रिलेशन। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द सब्सटेंस अंडरगोज अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक चेंज। एडियाबैटिक क्या होता है, एडियाबैटिक वो कंडीशंस होती है जहाँ पर जो चेंज इन हीट है ना वो क्या होता है, ज़ीरो। एडियाबैटिक वो होती है जहाँ पर डेल्टा क्यू, यानी क्यू यहाँ पर क्या है, हीट। ठीक है, वो क्या हो जाए, चेंज इन हीट हमारा ज़ीरो। जैसे अपने पास ये वो होते हैं, हॉट वाटर बॉटल्स होती हैं। ठीक है, ये अपने पास हॉट वाटर बॉटल्स हो गई, थर्मस हो गए अपने पास। ठीक है, तो इनमें अगर हम जो भी गर्म पानी, गर्म चाय, जो भी चीज़ इसमें रखते हैं या फिर ठंडा रखते हैं, तो वो क्या है, हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देता। ठीक है, तो उनके बीच में कुछ ऐसी बाउंड्रीज़ होती हैं जिन्हें हम नॉन कंडक्टिंग बाउंड्रीज़ कहते हैं। ठीक है, वो हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती इनसाइड और आउटसाइड। ठीक है, तो इस टाइप के सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक। उनमें हम कुछ भी डालते हैं तो 10-12 घंटे तक अपना क्या है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं जैसा हम उसको उसमें डालते हैं। ठीक है, गर्म है तो उसको गर्म यूज़ कर सकते हैं 10-12 घंटे तक, तो वो एडियाबैटिक होता है। तो हमें यहाँ पर क्या है, entropy is a substance is defined as that a physical quantity which remains constant when the substance undergoes a reversible adiabatic change। ये adiabatic जो चेंज है वो रिवर्सिबल हो जाए, उस टाइम पे जो क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है वो क्या है, एंट्रोपी है। एंट्रोपी को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, जब कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है ना, इक्विलिब्रियम स्टेट में मतलब ना अब उसमें जो जितनी हीट ट्रांसफ़र होनी थी ना आउटसाइड टू इनसाइड वो हो चुकी है। ठीक है, मान लो हम एक जो सराउंडिंग्स है, मान लो एक टेबल पे मैंने चाय रख दी। ठीक है, तो सराउंडिंग्स के कंपैरिजन में वो चाय का टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। ठीक है, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे वो चाय का और सराउंडिंग्स का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वहाँ पर अब ट्रांसफ़र ऑफ हीट पॉसिबल नहीं है, तो अब वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है। तो उस टाइम पे जो एंट्रोपी होती है किसी भी सिस्टम की वो क्या होती है, मैक्सिमम। या फिर कोई भी सिस्टम अपनी एंट्रोपी को मैक्सिमम करना चाहता है, यानी कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है तो वो तब तक चेंज होता रहेगा जब तक वो सिस्टम अपनी एंट्रोपी की मैक्सिमम स्टेज को रीच नहीं कर लेता। ठीक है, तो ये अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए सिस्टम इज़ द स्टेट ऑफ मैक्सिमम एंट्रोपी। ठीक है, अभी हमें यही फाइंड आउट करना है क्या होता है अपने पास। हम जो ये सिस्टम पढ़ रहे हैं इसमें मैक्रो और माइक्रो से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। हम पढ़ के आए हैं जो मैक्रो स्टेट होती है उसमें हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं तो हम यहाँ पर कौन सी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उन मैक्रो स्टेट के लिए, थर्मोडाइनमिक प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमने मान लिया कि जो भी ये थर्मोडाइनमिक एंट्रोपी है वो हमारी एस है। तो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी को अभी तक हमें पता चल गया है किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। तो अब हमारे पास है कि जो रिलेशन है बिटवीन, बोल्ट्जमैन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एंट्रोपी से रिलेटेड ये सारी बातें बताई थी, तो इसे हम बोल सकते हैं बोल्ट्जमैन कंक्लूडेड बोल्ट्जमैन concluded Boltzmann concluded that एंट्रोपी जो किसी भी सिस्टम की क्या है, S is a function of थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी जो कि है W, यानी कि देयरफॉर S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W। ठीक है, अब हमारे पास लेट अस कंसीडर टू सिस्टम्स, तो हर एक सिस्टम की अपनी क्या होगी, एंट्रोपी। वो सिस्टम हमने मान लिए A एंड B हैविंग एंट्रोपी
एंट्रोपी S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये उनकी एंट्रोपी हो जाएगी। ठीक है, एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी एंड थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी W1 फॉर A के लिए एंड W2 फॉर 2 के लिए। तो अपने पास जो टोटल एंट्रोपी होगी ना, देयरफॉर टोटल एंट्रोपी जो कि है S, वो इक्वल हो जाएगी दोनों सिस्टम की एंट्रोपी के। ठीक है, और जो उनकी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है, दो सिस्टम की दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट अकर करेंगे। ठीक है, तो जो थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी होगी वो मान लो W है, तो W1 जो कि A की है मल्टीप्लाई ऑफ W2, तो वो जो आएगी वो अपनी थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी आएगी। अब हमें पता है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 जो एंट्रोपी है वो फंक्शन किसका है, थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी का। तो इसको हम लिख सकते हैं अपने पास S इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ थर्मोडायनामिकल प्रोबेबिलिटी। अब की बार W1 और W2 है, और S1 हमारी क्या है, फंक्शन ऑफ W1 एंड S2 क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू W2। ठीक है, अब अपने पास है, इनसे हम क्या लिख सकते हैं, जो एंट्रोपी है ये क्या है, टोटल एंट्रोपी। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 मल्टीप्लाई W2। ये किसके इक्वल है, फंक्शन ऑफ W1 प्लस में फंक्शन ऑफ W2 इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ W1 मल्टीप्लाई फंक्शन ऑफ W2। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम डिटरमाइन करेंगे अब W1 और W2 फाइंड आउट करके। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड विद रिस्पेक्ट टू W1। उस टाइम पे W2 को कांस्टेंट रखेंगे, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कीपिंग W2 कांस्टेंट। तो अब क्या हो जाएगा, ये अपने पास ये वाली इक्वेशन W2 कांस्टेंट रहेगा, तो f डैश ऑफ W2 इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, f डैश ऑफ W1। ये अपने पास क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे W2 और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कह रही हूँ, डिफरेंशिएशन, तो f डैश W1 W2। ठीक है, यहाँ पे ये अपना क्या हो गया, कांस्टेंट, तो इसकी क्या हो जाएगी, 0। अब अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W2, इस टाइम W1 को कांस्टेंट रखेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू W2 कीपिंग W1 कांस्टेंट, इस टाइम W1 को कांस्टेंट रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा W1 बाहर आ गया, f डैश ऑफ W1 W2 इज इक्वल टू f डैश ऑफ W2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 4 बाय इक्वेशन 5 वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, अब इनको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो दोनों से कैंसिल आउट, इससे क्या बच जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट, ये क्या बच गया, W2 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा f डैश ऑफ W1 डिवाइडेड बाय f डैश ऑफ W2। यहाँ पे डैश डिफरेंशिएशन को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है,
देखो इस इक्वेशन से इन जनरली सॉल्व करें तो W2 इंटू में एफ डैश ऑफ W2 इज इक्वल टू W1 इज इंटू में एफ डैश ऑफ W1 इक्वल नहीं हो जाएगा। तो ये हम कहाँ तक n या k टर्म्स तक जा सकता है। तो क्या होगा अपने पास W1 एफ डैश ऑफ W2 is equal to W1 f dash of W1 is equal to W3 and so on। f dash of W3 कहाँ तक, मान लो k टर्म्स तक चला गया ये, ठीक है। यहाँ पर k कुछ कांस्टेंट ही आएगा, वेयर k सम कांस्टेंट, वेयर k सम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ये जो इक्वेशन है अपनी, ये क्या बन जाएगी इस कांस्टेंट की टर्म में, इसको इक्वेशन नंबर 6 ले लो। फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव, क्या होगा दिस इक्वेशन से एफ डैश ऑफ W1 इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाय W1, ठीक है। सिमिलरली एफ डैश ऑफ W2 k डिवाइडेड बाय W2, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे टर्म्स तक अब चल सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग नाउ, इंटीग्रेटिंग वी गेट एफ डैश 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा एफ डैश ऑफ W1 के log ऑफ W1, इंडेफिनेट इंटीग्रल है तो क्या है, एक हम कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा देंगे, ठीक है। इसी तरह ये भी हो जाएगा एफ डैश ऑफ W2 के log ऑफ W2 प्लस में C2, अगेन हमें के वो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस, जनरली इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, इन जनरल फॉर्म एफ ऑफ W इज इक्वल टू k log ऑफ W प्लस C, ठीक है। अब जो ये f ऑफ W था, ये किसका फंक्शन था, एंट्रोपी का, तो इसकी जगह मैं s लिख सकती हूँ। तो एंट्रोपी मेरी क्या आ गई,